आज हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपके जनरल केमिस्ट्री का चैप्टर है। और क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड करने का मतलब डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इवन सीबीएसई में भी जब ये था तो डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा एंटीबायोटिक क्या है, एंटी हिस्टामिन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग क्या है, सोप क्या है, डिटर्जेंट क्या है, बस एकदम बेसिक चीज़। इस चैप्टर का नाम ही है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी केमिस्ट्री का वो पार्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। यानी इस जगह पर वैसे केमिकल सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग यूज करते हैं, कभी मेडिसिन के फॉर्म में, कभी सोप के फॉर्म में, कभी डिटर्जेंट के फॉर्म में, और भी बहुत तरीके से यूज करते हैं। उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो ड्रग्स है। ड्रग्स है क्या? ड्रग्स का नाम सुनते ही एक निगेटिव पार्ट दिमाग में आता है कि अच्छा, ड्रग्स कहने का मतलब ये कुछ नशीला वाला पार्ट है। नहीं, ड्रग्स केमिकल सब्सटेंस को कहा जाता है जो हमारे बॉडी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ड्रग्स का दो कैटेगरी होता है, वो आगे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ये ड्रग्स काम क्या करता है, जो इसका मेन पर्पस होता है, ड्रग्स को आप मेडिसिन के रूप में भी कह सकते हो कि वो मेडिसिन है जो आपको बीमारी से बचाने का काम करता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। एंजाइम्स हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़े हैं। यानी एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है। एकदम अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से देखें। सरफेस केमिस्ट्री में ही आएगा। एंजाइम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस। ये कहता है कि ये एंजाइम सिर्फ उसी रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकता है जिनका शेप इसके एक्टिव साइट पर फिट बैठेगा। जैसे यहाँ पर देखो, इसका एक्टिव साइट ये है, तो इस एक्टिव साइट पर जो आकर के जुड़ेगा सिर्फ वही कैटलाइज कर सकता है। जैसे देखना तो यहाँ मान ली कि एक रिएक्टेंट हम लोग यहाँ R1 ले लिए और दूसरा रिएक्टेंट हम लोग R2 ले लिए। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पे कौन कैटलाइज हो सकता है, R1 कैटलाइज हो सकता है या R2 कैटलाइज हो सकता है? R2, क्योंकि R2 इसके ऊपर में फिट बैठेगा। यानी ये कैटलाइज नहीं होगा, R2 कैटलाइज होगा। और जैसे ही रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे ये कुछ इस तरीके से करता है, इनके सरफेस पर आकर के R2 जो है वो फिट बैठ जाता है और फिर ये कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। तो ये बाकी के एंजाइम्स जो है वो आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में है, आपके बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है। यानी ये वो पार्ट हो गए जो आपके लिए जो है वो रिएक्टिव है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। अब आप इमेजिन करो, आपके बॉडी में बैक्टीरिया वायरस इंटर किया। ये बैक्टीरिया और वायरस भी आपके बॉडी में जाने के बाद में ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उन्हें भी आगे सर्वाइव करने के लिए कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है। वो कैटलिस्ट लेकर के नहीं गए हैं। अब वो काम क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर के कैटलिस्ट को यूज करना शुरू कर देता है। यानी कि वो भी कैटलिस्ट के लिए एंजाइम के पास में ही पहुंचेगा और ये एंजाइम के पास पहुंचेगा और यहाँ पर ये ऐसे पहुंच गया। मान लीजिए डिजीज वाला पार्ट है, ठीक है, तो देखो तो इसका R का और D का दोनों का शेप एक जैसा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप जैसे ही ये आपके बॉडी में इंटर किया, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये R ही जुड़ेगा, ये बाहर वाले डिजीज वाले पार्ट को इसके साथ एंजाइम के साथ जुड़ना नहीं देगा। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो कैटलाइज इसको करने के लिए एंजाइम तैयार था, लेकिन इसकी बजाय ये सिर्फ यहाँ कैटलाइज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये एंजाइम के साथ में जुड़ा, यानी कि अब यहाँ पर R जुड़ने की बजाय सिर्फ कौन सा पार्ट जुड़ जाएगा? D, यानी डिजीज वाला, यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस है जो आपके एंजाइम के साथ में जुड़ जाएगा वहां पर। अब ये जब ये ग्रो करना शुरू करेगा, आप बीमार पड़ने लगते हैं। अब आप जैसे ही बीमार पड़ते हैं तो आप मेडिसिन लेते हैं। अब ये दवा काम क्या करता है, जो ये दवा काम करता है, इनके साथ में मेडिसिन दो तरीके से इंटरैक्ट करेगा। या तो इसी के जैसा, ये R हो गया नेचुरल रिएक्टेंट, ये D हो गया डिजीज प्रोड्यूस करने वाला, और M हो गया क्या? मेडिसिन। तो अब मेडिसिन इन सब के रिस्पेक्ट में ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ये मेडिसिन काम क्या करेगा, इसको D को भी नहीं जुड़ने देगा, उसकी जगह पर खुद जुड़ जाएगा। तो जो बाहर का फॉरेन पार्टिकल है जो बॉडी के अंदर में गया है, अगर उसको एंजाइम नहीं मिलेगा तो अपने लाइफ साइकिल के अनुसार से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद में वो मर जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। और उसका ग्रोथ रुका तो लाइफ साइकिल के अनुसार से डेड।
तो इसीलिए सुनते होगे कि डॉक्टर आपको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो बोलते हैं कि ये दवा जो है 1 सप्ताह तक चलाना, एक दवा जो है 5 दिन तक चलाना। तो जैसे देखो आप बीमार हो रहे थे क्योंकि ये कैटेलाइज हो रहा था, अब ये जैसे ही मेडिसिन इंटर किया तो डिजीज को जुड़ने ही नहीं दे रहा है, अब वो खुद जुड़ गया, अब ये अकेले पड़ गया है, तो आप तुरंत रिलीफ फील करने लगते हैं। और जब रिलीफ फील करने लगते हैं तो आप अपनी तरफ से दिमाग लगा देते हैं, जब इसका मतलब ये है कि हम बीमारी से ठीक हो गए हैं, लेकिन ठीक नहीं हुए हैं, वो इसको जुड़ने नहीं दे रहा था। अब आप जैसे ही मेडिसिन सप्लाई करना बंद कर दिए और अगर ये बचा हुआ है अमाउंट, तो अब पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा ताकत के साथ में वो ड्रग के इंजाइम के साथ में इंटरैक्ट करेगा। तो एक तरीका ये है रोकने का। दूसरा तरीका ये क्या करता है मेडिसिन, ये मेडिसिन इंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ता है। एलोस्टेरिक साइट यानी कि जो इसके एक्टिव साइट से अलग होता है, यानी इस जगह पर आकर के मेडिसिन जुड़ गया, और जैसे ही ये इंटरैक्ट करता है तो ये इंजाइम के एक्टिव साइट के शेप को ये चेंज कर देता है। यहाँ पर ये एलोस्टेरिक साइट पर कौन सा जुड़ा हुआ था, मेडिसिन, यानी कि पहले एक्टिव साइट इसका ऐसा था, लेकिन जैसे ही ये मेडिसिन इंटरैक्ट किया तब इसके एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ने की वजह से अब मेडिसिन के एक्टिव साइट का शेप जो है वो चेंज कर गया। तो अब बताओ, तो यहाँ ना तो आर जुड़ पाएगा और ना ही क्या जुड़ पाएगा, डी जुड़ पाएगा। तो भी जो है वो बैक्टीरिया या वायरस जो आपके बॉडी में इन किया है वो कुछ समय के बाद में खत्म हो जाएगा। ये दो तरीके से ड्रग्स इंटरैक्ट करता है आपके बॉडी से। उसी पार्ट को हम यहाँ पर लिखवाए हैं, देखो अब यहाँ, ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिकुलर मासेस which interact with macromolecular target and produce a biological response. These are used for the diagnosis, prevention, relief और cure of a disease। यानी कि ड्रग्स का इस्तेमाल आप बीमारी पता करने के लिए भी करते हैं, बीमारी से बचने के लिए भी करते हैं, और अगर बीमार हो गए हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। द वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ ड्रग इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। थेरेपी का मतलब ही होता है ट्रीटमेंट, और अगर बीमारी का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं मेडिसिन के जरिए में, केमिकल के जरिए में, तो उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। अगर रेडिएशन से कर रहे हैं तब इसे रेडियोथेरेपी कहा जाता है। अगर एक्सरसाइज के जरिए करते हैं तो उसे फिजियोथेरेपी कहा जाता है। तो थेरेपी का मतलब हो गया ट्रीटमेंट। तो कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट का वो मेथड है जहां हम लोग केमिकल यानी कि मेडिसिन यानी कि ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट, यानी ड्रग काम क्या करता है, सबस्ट्रेट यानी कि जो बाहर वाले पार्टिकल हैं उन्हें जुड़ने से रोकता है ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, आइदर बाय competing with natural substrate or attach with the allosteric site of enzyme and change the shape of active site of enzyme. Therefore, these drugs are called enzyme inhibitor। यानी कि दो तरीके से रोकता है सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ कंबाइन करने पर, या तो ये इनके साथ ये compete करके जुड़ जाएगा, या तो फिर ये एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ने के बाद में एंजाइम के एक्टिव साइट के शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये ड्रग्स का था। आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज जो है वो इन्हीं के बारे में डिस्कस किया है, जिसको शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस कि ड्रग्स है क्या। तो ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस। किस तरीके का केमिकल सब्सटेंस, जो आपको बीमारी से बचाता है, बीमारी के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, बीमारी के डायग्नोसिस में हेल्प करता है, और इस केमिकल की वजह से, केमिकल के से आप जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम लोग कीमोथेरेपी करते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, यानी कुछ एक वैसे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है एंटीपायरेटिक। एंटी का मतलब उल्टा होता है, पायरेटिक पायरो वर्ड से मिलकर बना है, और पायरो का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि वो मेडिसिन जो आपके बॉडी टेम्परेचर को कम करने का काम करता है उसे हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं। जैसे एक दवा आप सुनते होंगे कॉमनली, कौन सा, पैरासीटामोल। बुखार लगा नहीं है तो क्या दे देते हैं हम लोग, पैरासीटामोल। देखो स्टेटमेंट भी बिल्कुल साफ साफ वही लिखे हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन केस ऑफ हाई फीवर। इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग एनाल्जीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरासीटामोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्पिरिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी जो है वो इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई दवा है और उसके ऊपर में देखोगे कि ये कंपोजिशन है, पैरासीटामोल कंपोजिशन है या एनाल्जीन कंपोजिशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी दूसरे के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर को भी कम करने में हेल्प करेंगे, यानी कि आपके बुखार को भी कम। तो पैरासीटामोल यूज होता है वो पहले ही बताया कि इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं।
एंटीपायरेटिक्स के बाद में है यहाँ पर एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स को कहा जाता है, बाकी अब हिंदी नहीं ट्रांसलेट करते हैं, जो मेन पार्ट है वो, बाकी तुम पढ़ोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। एनाल्जेसिक्स को सिंपल भाषा में कहते हैं पेन किलर, यानी जो आपके बॉडी को दर्द से आराम देता है उसे हम लोग एनाल्जेसिक्स कहते हैं। और इस एनाल्जेसिक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक नारकोटिक और दूसरा नन नारकोटिक। नारकोटिक कहा गया नशीला, यानी ये वो एनाल्जेसिक्स है जिसके यूज करने पर आप एडिक्टिव हो सकते हैं, यानी फिर बार बार आपका बॉडी डिमांड करेगा कि उस मेडिसिन का जरूरत पड़ेगा, वो भी आपको पेन से रिलीफ देगा। जैसे इस नारकोटिक वाले कैटेगरी में आता है हेरोइन, मॉर्फिन, कोडेनिन एक्सेट्रा। इसका अगर एक्सेस यूज आप करते हैं तो एडिक्टिव नेचर के होंगे, लेकिन इनका भी इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन के रूप में। डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनाल्जेसिक्स होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे तेज़ दर्द कब कब होता है, उसमें कहा गया कि हार्ट अटैक, इस वक्त में व्यक्ति को अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है, और इतना ज़्यादा दर्द महसूस होता है कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलता है, पूरे शरीर से पसीना चलना शुरू हो जाता है। तो वैसे कंडीशंस में इस कैटेगरी का एनाल्जेसिक्स भी दिया जाता है डॉक्टर के कैलकुलेटेड डोज के अनुसार से, यानी कि ये कैलकुलेशन डॉक्टर करते हैं कि कितना इसको डोज दिया जाएगा ताकि ये एडिक्टिव नेचर का नहीं हो वहाँ पर। तो उनके सजेशन से साथ में दूसरे वो मेडिसिन दिए जाते हैं जो आपको उसके एडिक्शन से बचाने का काम करे। अदरवाइज जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, नन नारकोटिक। नन नारकोटिक में जैसे देखो यहाँ एस्पिरिन, एनाल्जीन, नोवेल्जीन, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। जैसे एस्पिरिन से ही नाम सुने होंगे डिस्प्रिन का, सर दर्द कर रहा है तो हम चले गए मेडिकल स्टोर में और बोले कि भैया सर दर्द कर रहा है, डिस्प्रिन दे दीजिए। तो डिस्प्रिन यानी कि एस्पिरिन किस रूप में काम करता है, एनाल्जेसिक्स। अब देखो एक ही दवा जो है दोनों जगह पर यूज हो रहा है, एनाल्जीन यहाँ भी आ रहा है यानी कि एनाल्जेसिक्स के रूप में यूज हो रहा है, और एनाल्जीन यहाँ भी आया है इसके रूप में एंटीपायरेटिक्स के रूप में, यानी कि इसके खाने से आपका बुखार भी कम होगा और आपका दर्द भी कम होगा। अब जिस बॉडी के जिस पार्ट में दर्द हो, दांत में दर्द कर रहा है तो वहाँ भी एनाल्जीन यूज करते हैं, सर दर्द कर रहा है वहाँ भी एनाल्जीन यूज करते हैं। तो ये टेम्पोररी रिलीफ देता है, ये टेम्पोररी रिलीफ देता है। अब तो नारकोटिक वाले केस में भी जो है वो रिलीफ आपको मिलेगा, रिलीफ मिलेगा अगर अल्कोहल आप यूज करते हैं तब। देखते हो कि जो ड्रिंक कर लेता है, शराब पी लेता है, तो रोड पे गिर गया, बहुत ज़्यादा चोट आप महसूस करेंगे कि उसको लगा होगा, लेकिन उसको महसूस नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एनाल्जेसिक्स ले चुका है, अल्कोहल ले चुका है, उसको दर्द ही महसूस नहीं होगा। दर्द महसूस होगा सुबह में, जब उसका नशा जो है टूटेगा तब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से खून निकला है। ऐसे उसका सर भी फटा हुआ है, आप परेशान रहिएगा, वो नहीं परेशान होने वाला है, उसको महसूस ही नहीं होता है क्योंकि उसने अल्कोहल लिया है। लेकिन ये मेडिसिन जो है वो वैसे होते हैं, वहाँ रिलीफ मिल रहा है मेंटल कन्फ्यूजन की वजह से। अल्कोहल भी आपको रिलीफ दे रहा है, लेकिन वो अल्कोहल आपके मेंटल कन्फ्यूजन से वहाँ रिलीफ पहुँचा रहा है। तो डेफिनेशन में देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू रिलीव फ्रॉम पेन विदाउट काउजिंग एनी मेंटल कन्फ्यूजन। जो कि अल्कोहल काम करता है, अल्कोहल आपको जो है वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है। वो जो शराब पिए हुए उससे बात करो तो आपका बात नहीं सुनेगा, वो सीधे बोलेगा कि प्रधानमंत्री को बुला करके ले आओ, मुख्यमंत्री को बुला करके ले आओ, ठीक है, आज पूरा दुनिया में जो है वो आग लगा देंगे, ठीक है, उसको बुला करके ले आओ। वो सीधे सीधे वहीं वो मेंटल कन्फ्यूजन में है, उसको कहीं कोई चोट वगैरह नहीं है, धक्का दे दीजिए वो फिर गिर करके फिर जो उठ जाएगा वहीं पर जो वो। ये नारकोटिक और नॉन नारकोटिक समझ में आया। नेक्स्ट मेडिसिन है ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर का भी नाम सुने होंगे आप। ये ट्रैंकुलाइजर जनरली यूज किया जाता है बेहोश करने के लिए, और ट्रैंकुलाइजर यूज किया जाता है स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए। देखो यहाँ पर क्या है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड एंड सीवर मेंटल डिजीज। इसके एग्जाम्पल में यूज होता है इप्रोनियाजिड, फेनाल्जीन एक्सेट्रा। ये दवा का नाम है जो इस्तेमाल किया जाता है ट्रैंकुलाइजर में। जैसे जंगली जानवर वगैरह कहीं पर आ गए तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके शिकार पर बैन लगाया गया है, तब तक जब तक वो बहुत जो है वो हावी नहीं हो जाए, उसको सबसे पहले जो ट्रैंकुलाइजर से बेहोश किया जाता है। जैसे टाइगर वगैरह भी कहीं आ जाता है तो उसको ट्रैंकुलाइजर से बेहोश किया जाता है, यानी कि जो गन फायर किया जाता है उसमें ट्रैंकुलाइजर होता है।
एग्जामिनेशन में के टाइम जब नज़दीक आने लगता है तो कई बार स्टूडेंट्स को भी इस तरीके का मेडिसिन देने का ज़रूरत पड़ता है। उसको अब भय होने लगेगा, डर लगने लगेगा कि अब एग्जामिनेशन में हम फेल करेंगे, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। अब वो स्ट्रेस क्या हुआ, अब उसको नींद नहीं आएगा, उसको हमेशा लगेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जैसे ही नींद आना भी आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नींद नहीं आएगा तो स्ट्रेस का लेवल और बढ़ना शुरू होगा और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज आने लगेंगे। तो डॉक्टर अब क्या सजेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकली ट्रीट करेंगे कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास करते हैं। तुमको नहीं डाटा है, हम दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पर 65% स्टूडेंट पास करता है, यानी कि 100 में से 65 पास करता है, तो बाकी का 35 क्या करता है, फेल करता है। तो तुम एक अकेले थोड़ी हो। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, ठीक है कि हाँ ये बात तो सही है कि हम अकेले नहीं हैं। और चूंकि वही वो डॉक्टर है, उसी प्रोफेशन से बिलोंग करता है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के रखेगा कि देखो ये इतना बड़ा प्लेयर है, वो पढ़ने में कमजोर था। हम नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं तो फिर कहीं केस वेस मत हो जाए मेरे ऊपर में कि आप इसको कैसे बोल रहे हैं कि पढ़ने में कमजोर था। क्योंकि ऐसे क्लास में बोल दिया जाए कोई अलग बात है, लेकिन यहाँ कैमरा पर बोल रहे हैं तो रिकॉर्डेड रहेगा कि आप किसका नाम लिए हैं नहीं लिए हैं। तो लेकिन आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे वैसे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर हो जाते हैं जिनका एजुकेशन में नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका एजुकेशन में नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद मुश्किल है कि हाँ बात तो सही है, अगर हम फेल करेंगे तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे। ठीक है, अब ये हुआ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और अब थोड़ा सा नींद आपको टाइम पर आए, अब इसके लिए जो ट्रैंकुलाइजर दिया जाएगा, तो जैसे ही ट्रैंकुलाइजर दिया जाएगा तो आपको नींद आने लगेगा। जब नींद आना शुरू हो गया तो फिर बाकी स्ट्रेस जो है ऑटोमेटिकली जो है वो कम होने लगता है। लेकिन आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो इस ट्रैंकुलाइजर का जरूरत नहीं पड़ेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो इसका तो जरूरत पड़ेगा। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। हमारे बॉडी में कहीं पर भी कट फट गया तो उस कंडीशन में हम लोग एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीसेप्टिक जनरली लिविंग टिश्यू के ऊपर में लगाया जाता है, यानी आपके स्किन के ऊपर में एंटीसेप्टिक लगाते हैं। देखो इसका, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे इसके एग्जाम्पल में सोफ्रामाइसिन बहुत कॉमन है, डिटॉल इसका इस्तेमाल करते हैं, सेवलॉन इसका इस्तेमाल करते हैं। वो सब किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही कॉपी में इसको लिखोगे ना तो तुमको थोड़ा थोड़ा दवा का भी जानकारी हो जाएगा कि हाँ ऐसा यहाँ पर ये होता है, इस तरीके से ये होता है। इसको कॉपी कीजिएगा आप लोग। डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने का काम करता है। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर में, और एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर में। जैसे आपके शरीर पर कहीं कट गया तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक का। फर्श को अगर साफ करना है तो यहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट का। कुछ एक वैसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनके कंसंट्रेशन को अगर कम कर दिया जाए तो वो डिसइंफेक्टेंट की बजाय एंटीसेप्टिक के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप मार्केट से अगर खरीदते होंगे सेवलॉन, तो आप उसके ऊपर में देखना लिखा हुआ रहता है कि आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना है, उसको डाइल्यूट करना है। क्योंकि अगर डायरेक्ट यूज करेंगे तो वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करेगा। और हम और आप जनरली जो है नहीं पढ़ते हैं और कॉटन भिंगाए और उसके बाद उसको लगा दिए, तो देखोगे कि वहाँ का चमड़ा का कलर जो है वो चेंज हो गया। रीजन ये है कि आपके टिश्यू के अनुसार से वो बनाया गया है, उसके रिस्पेक्ट में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था। अब घर में जाना तो थोड़ा डिटॉल और सेवलॉन के ऊपर के रैपर का यूजेज जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है उसको पढ़ करके देखना। वहाँ पर दिया हुआ है कि इसको यूज करने के पहले इसको डाइल्यूट करना है वहाँ पर। अब देखो यहाँ पे some substances can act as disinfectant as well as antiseptic depending upon its concentration. For example, 0.2% solution of phenol act as antiseptic and its 1% solution act as disinfectant. देख रहे हो ये 1% है तो डिसइंफेक्टेंट, यानी कि फर्श पर आप साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगा सकते हैं। और अगर इनका कंसंट्रेशन 0.2% है तब ये यूज किया जाएगा किस रूप में, एंटीसेप्टिक, इसका इस्तेमाल। फिर है एंटी मलेरियल, नाम से ही पता चल रहा है, एंटी एंटी तो बार बार यूज करते चले आ रहे हैं, यानी कि ये वो मेडिसिन हैं जो मलेरिया से बचाने में आपको हेल्प करते हैं। अगर किसी को मलेरिया हो गया है तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है क्विनीन, क्लोरोक्विनीन। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक दो जो कॉमन है वो
एंटीबायोटिक्स, इसका तो नाम सुने ही होंगे, पेनिसिलिन, इन सभी जो है वो एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एंटीबायोटिक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहा जाता है बैक्टीरियोसिडल और दूसरे को कहा जाता है बैक्टीरियोस्टैटिक। यानी एक मेडिसिन होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है और एक मेडिसिन होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। जैसे और सिंपल तरीके से बताते हैं, जैसे किसी सब्सटेंस को, खाने को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग फ्रिज में डाल देते हैं, खाने को खराब होने से बचाने के लिए अब उस खाने को फ्राई भी कर देते हैं। दोनों जगह पे अलग अलग चीज। अगर आप फ्रिज में डाल देते हैं तो बैक्टीरिया मरता नहीं है, बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया, तो उसे हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक कहेंगे। और अगर आप उसे फ्राई कर देते हैं तो उस हाई टेम्परेचर पर उसके अंदर का बैक्टीरिया मर जाता है, तब उसे हम लोग बैक्टीरियोसिडल कहते हैं। तो ये दोनों तरीके के मेडिसिन होते हैं। अब ये डॉक्टर के ऊपर में डिपेंड करता है कि कौन सा मेडिसिन दे। जैसे हमारे बॉडी में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। आप कभी फील करोगे कि अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, बीमार हैं और डॉक्टर एंटीबायोटिक दिए हैं, या आप अपने से भी जाकर के मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक खरीद करके ले आए हैं, तो यूज करने के बाद में आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। रीजन ये कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और बैक्टीरिया जो है वो आपके बॉडी में भी है, गट्स बैक्टीरिया, जो आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब आप एंटीबायोटिक लिए तो वो उस बैक्टीरिया को भी मार रहा है और दूसरा आपके गट्स बैक्टीरिया को भी मार रहा है। तो मेडिकल स्टोर और डॉक्टर में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर ये एनालाइज करते हैं पहले कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया है, जो कहते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करा करके ले आइए, और फिर वो दवा वही देंगे जो उस पार्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो एक एंटीबायोटिक होता है जिसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, तो वहाँ दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं। जैसे ही आप जाएंगे तो बोलेगा कि कोई ब्लड टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, कोई यूरिन टेस्ट कराने का जरूरत नहीं है, आप ये दवा ले जाइए ठीक हो जाइएगा। आप लाते हैं, खाते हैं और वो दवा से आप ठीक हो जाते हैं। रीजन ये है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया था, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरिया को मारता है, और जिसमें से आपके लिए बॉडी में जो यूजफुल बैक्टीरिया था उसको भी उसने मार दिया। आपके बॉडी के लिए गट्स बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए भी मार्केट में मिलता है दवा, प्रोबायोटिक। जैसे कुछ प्रचार भी देखते होंगे, शिल्पा शेट्टी का प्रचार देता होगा, यूकैरियोट करके वो आता है, वो पीने के लिए वो लिक्विड जो है वो भी बैक्टीरिया है, बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वो है। उस बैक्टीरिया को पीना है, वो गट्स बैक्टीरिया है। यानी कि आपके लिए जो गुड हेल्थ होता है, वो दही आप खाते हैं उससे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए सपोर्टिव हो गया, तो उसे हम लोग गुड बैक्टीरिया कहते हैं। तो उसी तरीके से कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है, उसको आप लोगे तो आपके इंटेस्टाइन में जो गट्स बैक्टीरिया बढ़ जाता है, प्रोबायोटिक कहा जाता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स भी हैं, वो सारा पार्ट यहाँ पर है। देखो अभी हम जो लिख रहे थे नोट में लिखे हैं, सम एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल टाइप्स ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दीज आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग वेराइटी ऑफ डिजीज एंड नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जैसे इसके एग्जाम्पल में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसेटिन एक्सेट्रा। टेट्रासाइक्लिन बहुत सारे, इवन जब प्लेग फैला था सूरत में तो उस वक्त में भी टेट्रासाइक्लिन का कमी हो गया था, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वहाँ कारगर साबित हो रहा था, तो इसका इस्तेमाल किया गया। इसमें भी देखो बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक लिखवाए हैं। बैक्टीरियोसिडल कहने का मतलब जो बैक्टीरिया को क्या कर दे, मार दे, और बैक्टीरियोस्टैटिक कहने का मतलब जो उसके ग्रोथ को रोक दे। तो जब उसके ग्रोथ को भी रोक देंगे तो अपने एक लाइफ स्पैन के बाद में बैक्टीरिया मर जाएगा। जैसे अगर बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल 5 दिन का है, तो 5 दिन में अगर वो नया जनरेशन प्रोड्यूस नहीं किया तो उसका जनरेशन जो वो खत्म, अब 5 दिन के बाद में वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना। आप पढ़ने लिखने का मतलब ये कि डॉक्टर जितने दिन तक दवा प्रिस्क्राइब्ड करते हैं उतना दिन तक आपको दवा लेना है, क्योंकि उनका कैलकुलेशन है कि इसके बॉडी का बैक्टीरिया इतने दिन में ये मर जाएगा। मे भी हो सकता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक दिए हों, तो बैक्टीरियोस्टैटिक दिए हैं कि 4 दिन तक उसको जो है वो रोक करके रखना है, तभी वो बॉडी से ख़त्म होगा। और आप 2 दिन में रिलैक्स कर गए और उसके बाद छोड़ दिए, तो अब जो आएगा बैक्टीरिया ना, अब वो इम्यूनाइज होगा, उसके ऊपर में अब उसका असर नहीं होगा दवा का, और उस वक्त में अब आपकी परेशानी और ज़्यादा जो है बढ़ने लगेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जब डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, उससे दवा ले रहे हैं, तो इतना आपको विश्वास करना होगा कि वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको हम लोग जो है वो फॉलो करें वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट एंटीहिस्टामिन। हिस्टामिन एक
हार्मोन है आपके बॉडी में सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट होता है। तो स्वेलिंग को खत्म करने के लिए हम जो दवा लेते हैं उसे एंटीहिस्टामिन कहते हैं। इसे हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी कहते हैं। और इसमें से एक कॉमन नाम सुने होंगे आप, एविल का नाम सुने हैं। दवा रिएक्शन कर गया तो वहां पर वो कहते हैं कि एविल खरीद लीजिए, तो एंटीहिस्टामिन होता है। कई बार में आप देखोगे तो कई जगह पे स्पॉट बन जाएगा आपके स्किन पर एलर्जी की वजह से, जिसको हम लोग चकत्ता कहते हैं कि चकता हो गया। रेड रेड रैसेज वगैरह जो है आपके बॉडी में डेवलप करना शुरू हो जाएंगे। तो मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो तुरंत जो एविल दे देगा, एविल खाए, उसके बाद फिर आप रिलैक्स हो गए, क्योंकि वो एंटीहिस्टामिन मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया है। उसी का कॉमन नेम यहाँ पे डाइफिनाइल डाइहाइड्रामीन, फेनारामीन, मैलिएट, और इसी को क्या कहते हैं, एविल कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिखे। एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया एक डिपार्टमेंट है, कोर्स है जो ऑपरेशन के पहले जिनका रोल होता है, यानी कि बेहोश करने के लिए, यानी जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग पेशेंट को बेहोश करने के लिए, उसको एनेस्थीसिया करते हैं। अब पूरे व्यक्ति को बेहोश करने की बजाय उसके उस बॉडी पार्ट को भी सेंसलेस कर दिया जाता है। अब सुनते होंगे आप कि डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, आपका पेट का ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में डॉक्टर आपसे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका वो पार्ट जो है सुन्न कर दिया गया। आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे उस पार्ट में कुछ है। डॉक्टर वगैरह पहले जब टाका पड़ता था, कहीं पर आपका फट गया है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा दर्द होता था, क्योंकि सोच करके देखो कि वो ऑलरेडी जख्म है, कट गया है, अब उसका सिलाई करना है। तो सिलाई करना है तो कितनी बार में जो है वो सुई उसमें पार करेगा, धागा खींचेगा। तब सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर, वहाँ पर जो है वो आपका सेंसलेस कर देता है, एनेस्थीसिया डाल देता है, यानी कि वो इंजेक्ट कर देता है यहाँ पर, ताकि अब आपको जो है इसका कुछ पार्ट जो कुछ देर के बाद में सुन्न हो जाएगा। दांत के डॉक्टर के पास में जाएंगे, दांत कबाड़ना है तो पहले दांत में इंजेक्शन डालेगा, तो इंजेक्ट करने के बाद में क्या करेगा, वो दांत आपका सुन्न हो जाएगा। अब आपको कुछ फीलिंग ही नहीं होगा कि कितना कबड़ रहा है, नहीं कबड़ रहा है। वो जब उसका सेंसेशन खत्म हो जाएगा तब वो समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखवाए हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस जनरल और लोकल इनसेंसिबिलिटी। इनसेंसिबिलिटी यानी कि सेंसेशन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, टू पेन एंड अदर सेंसेशन। इसके एग्जाम्पल में जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो पूरा बेहोश ही कर देगा आपको। डाईइथाइल एंड विनाइल ईथर, ईथर का भी इस्तेमाल किया जाता है, और आज के डेट में और भी ज़्यादा एडवांस फॉर्म में आ गया है। बॉडी के उसी पार्ट को समटाइम्स के लिए जो है वो इंसेशन कर दिया जाता है, सेंसिटिविटी उसकी ख़त्म कर दी जाती है। वो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था मेडिसिन। अब है केमिकल इन फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे हम लोग अभी जाते हैं और जाकर के चिप्स ले लिए, कुरकुरे ले लिए, लेकिन वो कब का पैकेजिंग हुआ होगा, उसके एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट के बीच में भी देखोगे तो एक लंबा गैप रहता है। तो उसे यूज के लायक बनाए रखने के लिए उसमें फूड प्रिजर्वेटिव डाला हुआ रहता है। हालांकि ये फूड प्रिजर्वेटिव भी टॉक्सिक है आपके लिए, लेकिन अगर उसको लंबे समय तक डालना होगा तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ फूड प्रिजर्वेटिव नेचुरल भी होते हैं, जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, तो अचार आज बनाए तो कल ही ख़त्म तो नहीं कर देते हैं, उसको तो हम लोग एक एक साल तक जो है लंबा खींच करके ले जाते हैं। तो वहाँ पर फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में नमक काम कर रहा है, ऑयल काम कर रहा है। नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो भी वो बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देगा। मुरब्बा बनाते हैं, मुरब्बा भी एक लंबे समय तक चलता है, वहाँ पर ये शुगर जो है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ जो चिप्स और कुरकुरे आप खरीदते हैं तो वहाँ पर केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। वो पार्ट भी यहाँ पर लिखे हैं। एक बार ये पूछा है फुल फॉर्म बोर्ड एग्जामिनेशन में, PHA और BHT ये दो इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव हैं। नाम इसका देखो, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनेसोल और ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, ये BHT और BHA। अगर उसके कंपोजिशन को आप देखेंगे तो उसमें आपको ये नज़र आ जाएगा। ये फूड प्रिजर्वेटिव देखो ये काम क्या करता है, फूड मटेरियल टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्ग पीरियड्स, एक लंबे समय तक इसको बचा करके रखने के, है ना। यहाँ पे कॉमन साल्ट, नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मीठा, जैसे हम लोग जनरली स्वीटनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं शुगर का, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में आप नाम सुने होंगे सैकरीन का। इसमें सैकरीन डाला हुआ रहता है। जनरली जो जूस वगैरह आप देखेंगे आइसक्रीम जहाँ पे बनाया जाता है वहाँ पर मीठा के लिए उसमें चीनी नहीं डाला जाता है, उसमें सैकरीन डाला हुआ रहता है।
और ज़्यादा पावर का ज़रूरत होगा तो इतने सारे ये हैं। और सबके देखो ये अंदर में जो नंबर लिखा हुआ है इसका स्वीटनिंग कंपेयर किया गया है शुगर से। जैसे एस्पार्टेम ये 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीटनेस प्रोवाइड करता है शुगर के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर इसका 100 ग्राम लेंगे तो चीनी के 100 इंटू 100 यानी कहने का मतलब 10 किलो चीनी के बराबर में इसका जो है वो स्वीटनेस वैल्यू होगा। तो 10 किलो चीनी की वजह इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। देखो यहाँ पे सैकरीन कितना है 550, समझ सकते हो आप। 1 ग्राम सैकरीन 550 ग्राम यानी आधा किलो चीनी के बराबर में स्वीटनेस प्रोवाइड करेगा। तो आइसक्रीम बनाने में काहे के लिए चीनी का इस्तेमाल करेगा? बड़ा बड़ा ड्राम में है तो 2 बूंद वो डाल दिए, पूरा ड्राम जो है शरबत में कन्वर्ट कर गया। वहाँ इस्तेमाल किया जाता है सैकरीन का। एलिटेम ये देखो कितना है 2000 टाइम्स, ठीक है, कितना सबसे ज़्यादा इसका स्वीटनेस वैल्यू है। इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल और भी किया जाता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए शुगर फ्री शुगर बनाने के लिए, यानी कि मीठा तो लगेगा लेकिन उसमें शुगर नहीं है। तो शुगर नहीं है तो क्या है? मेडिसिन है ये है, यानी कि आपके यूरिन में नहीं जाएगा, ब्लड में नहीं जाएगा, लेकिन डिसएडवांटेज इनका भी है और वो डिसएडवांटेज जो आपको आएगा। तो बाकी डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं कि आपको वो लेने का ज़रूरत है। आप टीवी में ऐड दे करके जनरली जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। और जब आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि नहीं हमें शुगर लेना ही लेना है, हम चाहिए ही चाहिए, तो फिर उस कंडीशन में नहीं मिठाई खाना ही खाना है, हम डायबिटिक हैं लेकिन हम बगैर मिठाई खाए हुए नहीं रहेंगे। ठीक है, खाइए, इसका साइड इफेक्ट जो हो आएगा आपके ऊपर। क्लिनसिंग एजेंट, क्लिनसिंग यानी कि साफ करने वाला। और क्लिनसिंग एजेंट में सोप, साबुन, यानी कि सोप वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो गंदगी को रिमूव करने का काम करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में डिटेल से हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहाँ पर मिसेल्स के फॉर्मेशन के बारे में है। इस जगह पर तो सिंपल डिफिनेशन है और उनके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। बाकी ये कैसे काम करता है, कौन सा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, कौन सा हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे। वहाँ पर जो है सोप के डिफिनेशन में इनके स्ट्रक्चर के बारे में ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये बॉन्ड छूटा हुआ है, यहाँ ये बॉन्ड है। ये एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। इनका जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोप बनता है और साथ में बाहर निकलता है ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल है। इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। साबुन बनाने के लिए फैट के सोर्स के रूप में आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं और एनिमल फैट भी ले सकते हैं। एनिमल फैट यानी कि जानवर का चर्बी, उससे भी साबुन बनाया जाता है और वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है और थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आपको महंगे साबुन खरीदने का शौक है तो इसका मतलब ये जानवर का चर्बी उसमें बनाया गया है। बाहर से जो फॉरेन से जो आते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे यहाँ इंडिया में जो अक्सर जो बनाए जाते हैं उसमें फैट के सोर्स के रूप में वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तेल से बनाया जाता है, उसको लिया जाता है। बाकी आपके ऊपर सोप को यूज के अनुसार से वेराइटीज ऑफ सोप, जैसे सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप का इस्तेमाल जनरली करते हैं, जैसे बच्चों वगैरह का जो साबुन बनाया जाता है वो सॉफ्ट सोप होता है। उसमें वो केमिकल होते हैं जो उनके नाजुक स्किन को जो है ज़्यादा डैमेज नहीं कर सके, उनका इस्तेमाल किया जाता है। साल्ट कंपोजिशन। दूसरा मेडिकेटेड सोप, जैसे नाम सुने होंगे आप डिटॉल का, एक साबुन सुने होंगे आप मार्गो, मार्गो तो उसमें नीम डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो नीम, डिटॉल, डिओड्रेंट, अगर ये कंपोजिशन डाला हुआ है साबुन में तो वैसे साबुन को हम लोग मेडिकेटेड सोप करते हैं। निको एक आता है, जैसे कुछ लोगों को खुजली वगैरह होने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है स्किन का, तो मेडिकल शॉप में जाकर के, वहाँ मेडिकल स्टोर में जाकर के वहाँ से आप जो है वो उसको डिमांड करते हैं। तो निको जनरली ओपन मार्केट में कम ही मिलता है, मेडिकल स्टोर में ही जनरली मिलता है। बाकी का ओपन मार्केट में आपको डिटॉल मिल जाएगा। डिटॉल सोप जो मिलता है उसका स्मेल देखोगे तो डिटॉल के जैसा ही होगा, तो मेडिकेटेड सोप में आता है। सेविंग सोप, सेविंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, सेविंग में कैसा क्या चाहिए हमको? सेविंग के लिए चाहिए जो झाग बना हुआ रहे लंबे समय तक, वो तुरंत ड्राई नहीं हो। तो इसमें वो केमिकल सब्सटेंस मिलाए हुए होते हैं, ऑयल खास करके मिलाया जाता है ताकि इसका फोम जो बना है, झाग जो बना है, वो तुरंत ड्राई नहीं हो। तो उनको यूज के अनुसार से बनाया जाता है। फिर यहाँ फ्लोटिंग सोप, फ्लोटिंग सोप का इस्तेमाल करते हैं जनरली हम लोग
नदी वगैरह में नहाना है तो वहाँ साबुन अगर इस्तेमाल करना है, अगर स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर इस सोप का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि स्विमिंग पूल में अगर आप ये नॉर्मल साबुन लेकर के जाएंगे, तुरंत दिमाग में आएगा ये छटक जाएगा तो पानी में गिर जाएगा, और जैसे ही दिमाग में आए कि छटक जाएगा तो पानी में गिर जाएगा, यकीन मानिए कि अब वो गिरवे करेगा, नहीं स्लिप कर जाता है। ठीक है, जिस चीज़ पर जितना ज़्यादा केयर के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जब लेना शुरू कर देते हैं तब वहाँ पर नुकसान हो जाता है। जैसे आपके बॉडी पार्ट में कहीं चोट लगा हुआ है, जख्म लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखते हैं कि इसमें कहीं चोट नहीं लगे, और उस चोट को बचाने के चक्कर में कई बार में और फिर चोट लग जाता है। अक्सर देखो कि बाकी सारा बॉडी पार्ट में कहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जिस जगह पर चोट लगा है, इस जगह पर जख्म हो रखा है, तो इसी जगह पर लगेगा। आपको भी अफसोस लगेगा, अरे यार अभी इसको बचा के रखे थे इतना देर तक। कई को देखो कि यहाँ लगा हुआ है तो यहीं पर हाथ अपना ऐसे ही रखे हुए रहेगा, इसको हेलमेट पहना करके रखे हुए हैं यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की वजह से भी कई बार में नुकसान हो जाता है। तो फ्लोटिंग सोप का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सोप बनाते वक्त में ही एयर बबल्स डाल दिया जाता है। तो एयर बबल्स डाला, डेंसिटी कम हो गया, तब वहाँ पर तैरता रहेगा पानी में। तो आप नहा रहे हैं, बगल में कोई दूसरा भी नहा रहा है, तो आप यहाँ से वहाँ फेंक दीजिए, वो तैरता हुआ साबुन उसके पास में चला जाएगा। तो वो हो गया आपका स्विमिंग सोप, फ्लोटिंग सोप। ट्रांसपेरेंट सोप, एक प्रचार आता है पियर्स का। एक छोटा सा बच्चा जो है वो ऐसे अपने चेहरा ऐसे ढक करके मम्मी को खोजता हुआ पहुंचता है और कहता है कि मम्मी आपका चेहरा मेरे लिए लकी है। ठीक है, ऐसे करके ऐड सुने हैं ना आप। तो वो ट्रांसपेरेंट सोप है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है जनरली अल्कोहल का, ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पियर्स हो गया, अफगान ऑटोखस आता था, अभी हमें नहीं पता कि आता है या नहीं आता है, पियर्स तो आता है। तो ट्रांसपेरेंट सोप बनाने में उसका इस्तेमाल किया है। कंपोजिशन याद रखना है, देखो दीज सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस ऑफ सॉल्ट। तो अल्कोहल जहां मिक्स किया गया तो ट्रांसपेरेंट नेचर का बन जाएगा। फिर है लिमिटेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सोप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है। हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये साल्ट के साथ कंबाइन कर सोप मॉलिक्यूल अस्कम का फॉर्मेशन कर लेता है। ये आप देखते होंगे, जैसे गर्मी के दिनों में कई बार में देखोगे कि आप बाहर से आ रहे हैं धूल वगैरह से, पसीने वगैरह में, और कई बार में फेस वगैरह साफ किए, बॉडी वगैरह में पसीना वगैरह ज़्यादा निकल रहा है आपका, तो फिर देखोगे कि जहाँ नाली के पास में है तो वहाँ वाइट वाइट पार्ट, ऐसे ही झाग नहीं, कुछ गंदगी लिए हुए जो अस्कम, फटा हुआ दूध के जैसा जो है पार्ट जमा हो रह गया, उसी को अस्कम कहा जाता है। वो पार्ट यहाँ पर लिखवाया गया है। ये C17H35COONA ये सोप मॉलिक्यूल है, और ये कैल्शियम क्लोराइड हार्ड वाटर में पाया जाता है। ये आपस में केमिकली इंटरैक्ट कर इनका फॉर्मेशन करता है। ये वाटर इनसॉल्युबल है, जिन्हें अस्कम कहा जाता है। तो सोप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है। तो हार्ड वाटर में वर्क करने के लिए फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट का, और ये डिटर्जेंट यहाँ लिखो, दीज आर नोन एज सोपलेस सोप। सोपलेस सोप कहने का मतलब ये सोप के जैसा गंदगी को साफ करने का काम करेगा, लेकिन इसका कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर सोप से बिल्कुल अलग होगा, इसलिए इसे सोपलेस सोप कहते हैं। बिकॉज इट हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टीज लाइक सोप बट द कंपोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सोप। डिटर्जेंट्स कैन वर्क इन हार्ड वाटर एज वेल एज इन सॉफ्ट वाटर, ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जनरली कपड़ा साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, और अपने नहाने के लिए हम लोग सोप का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डिटर्जेंट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे स्किन को डैमेज करेगा। कपड़ा को डैमेज किया तो वो तो बात नहीं, बदला जाएगा। ये कपड़ा खराब हुआ तो दूसरा कपड़ा खरीदा जाएगा, लेकिन स्किन बदला सकता है क्या? अच्छा ये वाला खराब हो गया, अब इसको बदल करके फिर दूसरा नया लगवा लेते हैं, तो वैसा नहीं होगा। इसलिए इसके एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा केयर का जरूरत पड़ेगा। ऑन अकाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द लियोफिलिक पार्ट, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक, ये दो पार्ट आता है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे बॉन्ड छूटा हुआ होगा, तो जो डायग्राम बनाओगे तो एनसीईआरटी बुक से ही बनाओगे, वहाँ से देख करके बनाओगे। तो कटाइनिक और एनाइनिक ये दो तरीके के एक चार्ज हो गए। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है कटाइनिक डिटर्जेंट, यानी ये वाला पॉजिटिव पार्ट जो यहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव पूरा सोप का ये पार्ट कटाइनिक नेचर का है, तो यहाँ पर ये कटाइनिक कहा गया डिटर्जेंट। और वहीं ये दूसरा वाला पार्ट देखोगे, इसके साथ में ये बॉन्ड लगा हुआ है, ये मेजर पार्ट जो यहाँ से यहाँ आया है, इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है? निगेटिव।
तो इन्हें कहा गया एनायनिक डिटर्जेंट। और जिसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होगा उसे क्या कहा जाएगा, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट यानी कि न्यूट्रल। ये यहाँ पर ये डिटर्जेंट के पार्ट में आए। और सबसे लास्ट में है लिमिटेशन ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का है। नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का मतलब ये कि वो केमिकल सब्सटेंस जो यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने वॉशिंग मशीन में डाल दिए डिटर्जेंट, कपड़ा साफ हो गया, कपड़ा साफ होने के बाद में बाकी का डिटर्जेंट जो गया नाली में, नाली के बाद में पहुंचा नदी में, नदी के बाद पहुंचा समुद्र में, लेकिन कहीं पर उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, वो केमिकल सब्सटेंस वैसे ही रहेगा, जिसकी वजह से ये वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। जैसे पहले के रिस्पेक्ट में अभी ये आपके नदी का पानी जो है वो ज़्यादा गंदा हो रहा है। रीज़न ये है कि नदी के पानी को प्यूरिफाई करने के लिए जो बैक्टीरिया होते थे, नेचुरल बैक्टीरिया, वो मरने लगे हैं। हम लोग बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डेली अपने डे टू डे लाइफ में उसमें डालते चले जा रहे हैं। सबसे पहला तो प्रोसेस ये होता है कि जो शहर से जो गंदगी निकल रहा है उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहले उसको ट्रीट किया जाता है और फिर उसको जो है वो साफ करने के बाद में फिर नदी में डालना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो ट्रीटमेंट प्लांट जो कभी बना, कभी उद्घाटन हुआ, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहा है सही जगह। बाकी का आपका घर का जो नाली का पानी है वो डायरेक्ट जो नदी में जा रहा है। गंगा नदी जो कभी कहा जाता था कि बिल्कुल एकदम पीना है, प्रसाद में वो गंगा नदी का पानी डाला जाता है, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे इतना गंदा है कि भले ही हमारी आस्था उसके साथ में जुड़ी हुई है जिसकी वजह से वो कर लें, अदरवाइज आपको एक गिलास पानी ला करके गंगा जी वाला दे दिया जाए कि इसको आप पीजिए, नहीं पी पाएंगे, इतना गंदा है वो। जबकि पहले कहा जाता कि मोक्ष इसी से मिलेगा, प्रसाद में इसी में डाला जाता था। इवन जो छठ वगैरह का प्रसाद जो बनता था तो गंगा जी के पानी में ही बनता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि जो गंगा जी का पानी है वहाँ से ले आएंगे, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है वो। आज हम लोग उसको यूज कर रहे हैं बस आस्था के जरिए, साइंटिफिकली नहीं। जबकि पहले जो साइंटिफिकली भी था, कहा जाता था कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफाज नामक एक वायरस पाया जाता था और ये वायरस बैक्टीरिया को ही मारने वाला था जो गंगा नदी में पाया जाता था। अब उसका नंबर कम होने लगा, जिसकी वजह से वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया जो वो ग्रो करना शुरू हो गया। और उसका नंबर कम होने के पीछे में कई रीजन है, जिसमें से एक रीजन आपका ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो डालते चले जा रहे हैं, उसके पीछे। ये पूरा चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में इतना कुछ था, पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। ये सब को जो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और जैसे ही लिखोगे तो वहाँ हम जो अभी डिस्कस किए हैं वो सारा पार्ट जो याद आने लगेगा। रटने वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग में रहेगा। एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा और जब क्वेश्चन बैंक की तरफ में जाओगे तब लगेगा, तभी आपको याद होगा। ऐसे लगे कि क्या क्या पढ़े, एक बार में रीडिंग डाल लिए हैं, नोट कर लिए हैं, अब क्वेश्चन बैंक की तरफ में शिफ्ट करो कि प्रीवियस ईयर क्या पूछा था, उसके प्रीवियस ईयर क्या पूछा था। तो जैसे ही तुमको दिखाई देगा कि यहाँ पूछा गया एंटीबायोटिक, तो तुरंत आपके दिमाग में है कि अच्छा एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट है। अब एंटीबायोटिक सुने हो तो भी यहाँ से लिख सकते हैं। एंटीबायोटिक वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात तो आप लिख ही सकते हैं। एक दो जो है नाम वगैरह बताए, आप उसमें से एंटीबायोटिक का जो है नाम लिख सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करें, ठीक है। Thanks for watching this video.